गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को इतिहास विषय पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास विषय में आज हमारा दूसरा क्लास है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को इतिहास विषय का काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस मैंने समझा दिया था। मैंने इतिहास विषय का ऑनर्स पेपर का भी मैंने सिलेबस समझा दिया था। ऑनर्स मतलब मेजर पेपर का भी मैंने सिलेबस समझा दिया था। माइनर पेपर यानी सब्सिडी पेपर का भी मैंने सिलेबस को समझा दिया था। तो बच्चों सिलेबस को तो काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया था, इसलिए अब आप सभी बच्चों को मैं इतिहास विषय पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन विषय को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं इतिहास विषय का आज मैं कौन सा क्लास लूँगा? आज मैं इतिहास विषय का बच्चों बेसिक क्लास लूँगा। और ये जो बेसिक क्लास होगा इसका मात्र एक ही क्लास होगा, यानी आज के ही क्लास में सारा बेसिक मैं क्या कर दूंगा? सारा बेसिक मैं आपको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। और ये जो बेसिक क्लास है बच्चों किसके लिए है? ये बेसिक क्लास मेजर वालों बच्चों के लिए, यानी जिनका हिस्ट्री मेजर में है। मेजर मतलब जिनका ऑनर्स में है, ठीक है बच्चों। नंबर 1, जिनका हिस्ट्री माइनर में है यानी सब्सिडरी में है, वो बच्चे भी यह क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यानी इतिहास में जिनका मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, तीनों बच्चों के लिए आज आपका कॉमन क्लास है। चूँकि यह बेसिक क्लास है तो जाहिर सी बात है तीनों के लिए यह क्लास क्या होगा? कॉमन क्लास होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आप बेसिक क्लास क्यों ले रहे हैं? अब तो हम बीए में चले गए हैं, आपको तो डायरेक्ट यूनिट पढ़ाना चाहिए, आप बच्चों की तरह बेसिक क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सुनो बच्चों, बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो अपना इंटर साइंस से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? साइंस से। लेकिन जब ग्रेजुएशन की बारी आती है तो बच्चा बीएससी ना करके बच्चा क्या करता है? बच्चा बीए करता है। यानी इंटर में साइंस लिया और ग्रेजुएशन में उन्होंने बीए किया। तो इस प्रकार उस बच्चे का बेसिक पॉइंट काफ़ी कमज़ोर होता है। बच्चा छोटा छोटा पॉइंट को समझ नहीं पाता है, जैसे ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, शताब्दी क्या होता है। इस प्रकार न जाने ऐसा ऐसा पॉइंट है जो बच्चा समझ नहीं पाता है। इसलिए यह क्लास विशेष करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटर में साइंस ले रखे थे लेकिन ग्रेजुएशन में आकर के वे बच्चे बीए ले लिए हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार आज के बेसिक क्लास में मैं आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? तो आज के बेसिक क्लास में मैं आप सभी बच्चों को इतिहास का सबसे पहले मैं अर्थ बताऊंगा। इतिहास का क्या अर्थ होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा हम इतिहास विषय क्यों पढ़ते हैं। और बच्चों ये जो पॉइंट होता है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? काफ़ी महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने अपना हिस्ट्री, ठीक है बच्चों, हिस्ट्री पूरा जिनका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर होगा, ऑनर्स पेपर या कहिए एमजीएससी यानी मेजर पेपर, ठीक। अब बच्चों जिनका हिस्ट्री मेजर पेपर है वो बच्चा तो हिस्ट्री पूरे 4 साल आपको पढ़ेगा। तो आपका अभिभावक, ठीक है, आपका समाज, आपका साथी आपसे तो पूछ सकता है, अरे भाई तुमने हिस्ट्री ऑनर्स क्यों लिया? यानी तुम अपना बीए हिस्ट्री से क्यों कर रहे हो? तुमने हिस्ट्री क्यों लिया? ठीक है, तो इसलिए आपको यह जानना बच्चों ज़रूरी पड़ जाता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो जिनका इतिहास मेजर है यानी जिनका इतिहास ऑनर्स पेपर है वे बच्चे तो 100% इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि तुमने बीए में हिस्ट्री ही ऑनर्स के रूप में क्यों लिया या मेजर के रूप में क्यों लिया, समझ गए। और जिनका माइनर भी है वो भी बच्चे देख लें। तो इस प्रकार इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ाएंगे? इतिहास का सबसे पहले अर्थ बताएंगे, फिर हम बताएंगे हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इतिहास की परिभाषा, फिर हम जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है तिथि यानी डेट की खोज कैसे हुई, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको जान करके हैरानी होगा कि पहले लोगों को समय का पता नहीं था, समय का खोज नहीं हुआ था, यानी तिथि का खोज नहीं हुआ था। जैसे आज हम कहते हैं ना कि 2024 ईस्वी चल रहा है, तो लोगों को पहले 2024 यानी ईस्वी के बारे में जानकारी नहीं था, यानी समय के बारे में जानकारी नहीं था। तो ये ईस्वी क्या होता है, ये ईसा पूर्व क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगा, यानी समय के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है।
फिर आगे मैं आपको बताऊंगा इतिहास का पिता, यानी इतिहास का पिता कौन हो जाता है। क्योंकि बच्चों आप लोग जानते होंगे इस पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले इतिहास कौन लिखा था, तो सबसे पहले इतिहास बच्चों भारतीयों ने लिखा था, ठीक है। अपितु भारतीय सबसे पहले इतिहास लिख करके भी इतिहास का जनक हो पाया नहीं। इतिहास का जनक कौन है, तो एक यूनानी व्यक्ति है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार यूनानी, ठीक है, इतिहास के जनक बने, ठीक है बच्चों। ये आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यानी भारतीयों ने पहले इतिहास लिख करके भी इतिहास का जनक क्यों नहीं हुआ, इसको हम आपको काफ़ी अच्छे से बताएंगे। तो इस प्रकार इतिहास के पिता के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अंत में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आ जाता है इतिहास का विभाजन, ठीक है। इतिहास का विभाजन, जहाँ पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। जबकि यहाँ मैं क्या बताऊँगा, इतिहास को डायरेक्ट कितने भाग में बांटा गया है, प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास, इनके बारे में आपको बताऊँगा। तो आज का क्लास यकीन मानिए कभी महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। बस एक ज़रूरत है तो पूरा देखने का। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको सच में रियलाइज होगा कि आपको बहुत कुछ का जानकारी मिला है, ठीक है। और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं इस पॉइंट को देख करके वो कहते हैं अरे ये तो छोटा मोटा बच्चा उच्चा वाला पॉइंट है, इस क्लास को हम क्या अटेंड करें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे बच्चे बड़ा मूर्ख होते हैं, ठीक है। क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद पूरा देख करके अगर आपको लगेगा कि नहीं सर आपके क्लास से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा है, तो आप हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्लास बच्चों किन के लिए है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में हैं, ठीक है बच्चों। बीए सेमेस्टर 1 में है या आप कह सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। और जो बच्चे बिहार से, अर्थात जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन बिहार से कर रहे हैं या बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, इस प्रकार यह क्लास ऑल बिहार यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए हो जाता है। चाहे आपका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, सभी बच्चों के लिए आपका है। और हमारा सेशन क्या हो जाता है बच्चों, हमारा सेशन हो जाता है 2024 से 28। क्या हो जाता है, 24 से 28, क्योंकि आपको पता ही है बीए 4 साल का हो गया। इस प्रकार आपका सेशन 2024 से 2028 आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए, बेसिक क्लास सबके लिए है, मेजर वाले बच्चों के लिए भी है, माइनर वाले बच्चों के लिए भी है, और हाँ एमडीसी वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको कौन सा पॉइंट समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इतिहास के अर्थ के बारे में। किसके बारे में बच्चों, इतिहास के अर्थ के बारे में, ठीक है। तो बच्चों इतिहास का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है जो बीत चुका है, अर्थात बीती हुई घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीती हुई घटना को ही हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब जो भी बीता हुआ घटना है वो पूरा का पूरा क्या होगा, तो इतिहास होगा। अब बच्चों बीता हुआ घटना किसका होगा, बीता हुआ घटना बच्चों हमारा होगा, आपका होगा, इस कैमरे का होगा, इस बोर्ड का होगा, हमारे देश का होगा, हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक का होगा, ठीक है। तो हमारा जो बीता हुआ घटना है, हमारे बीते हुए घटना पर जो लेख लिखा जाएगा वो हमारा इतिहास कहलाएगा, मुकेश सर का इतिहास। आपका जन्म से लेकर के वर्तमान तक जो भी बीता हुआ घटना है, उस घटना में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको जो लिखा जाएगा वो आपका इतिहास हो जाएगा। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी का जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी बीता हुआ उनका घटना, जो भी उनका सफ़र रहा, चूँकि वो तो उनका मृत्यु आपका हो चुका है, तो जन्म से लेकर के महात्मा गांधी जी के मृत्यु तक जो भी महत्वपूर्ण सफ़र रहा उनको जब हम लिखेंगे तो महात्मा गांधी जी का वो इतिहास हो गया। इसी प्रकार हमारा देश, प्यारा देश भारत, हमारे प्यारे देश भारत का क्या बीता हुआ महत्वपूर्ण घटना रहा। जैसे हमारा देश बच्चों पहले के समय में क्या था, एक समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में मुगल साम्राज्य थे, हमारे देश में मगध साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य थे, गुप्त साम्राज्य थे, और गुप्त साम्राज्य के टाइम में तो पूरा देश स्वर्ण
काल कहलाता था, यानी पूरा भारत स्वर्ण काल आपको कहलाता था। इस प्रकार ये पूरा बीता हुआ घटना किसका है, तो भारत का है। तो यह किसका इतिहास हो गया, भारत का इतिहास हो गया। इसी प्रकार किसी दूसरे देश का भी इतिहास रहा होगा तो वो उस देश का इतिहास आपका हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का भी तो इतिहास होगा ना। पहले बोर्ड डिजिटल नहीं होता था, पहले लोग मिट्टी पर लिखते थे, फिर मिट्टी से क्या आया, फिर ब्लैक बोर्ड आया, फिर ब्लैक बोर्ड से क्या आया, वाइट बोर्ड आया, फिर वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड आया। तो इस प्रकार बच्चों इतिहास किसी का भी हो सकता है, हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है। लेकिन हम इतिहास यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इतिहास अपने देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। अपने देश के अलावा पूरे दुनिया भर का जो भी महत्वपूर्ण इतिहास है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्राचीन लोग थे हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हमें तो पूरा 4 साल पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, पूरे 4 साल पढ़ना है। इस 4 साल में हम लोग अपने देश के बारे में जानेंगे, ठीक है, दूसरे देश के इतिहास के बारे में जानेंगे, प्राचीन लोगों के बारे में जानेंगे, ठीक है, समझ गए। तो एक लाइन में इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है जो बीत चुका हो, जो बच्चों बीत चुका हो, अर्थात केवल और केवल बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, अर्थात इतिहास एक ऐसा इकलौता विषय हो जाता है जिसमें हमें केवल और केवल बीती हुई घटनाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है जो बीत चुका हो, अर्थात जिसमें केवल और केवल बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास। यानी जिस किताब में हमें केवल और केवल बीती हुई घटना के ही बारे में जानकारी मिलेगा वह किताब क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो, इतिहास बच्चों किसी का भी हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, दुनिया में किसी भी चीज का हो सकता है। समझ गए। तो इतिहास का क्या अर्थ होता है सामान्य भाषा में तो आप सभी बच्चे समझ गए। चलिए अब हम लोग देखेंगे इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। बच्चों ये पॉइंट काफ़ी MVVI आपका पॉइंट हो जाता है। देखो बच्चों, इस पूरे दुनिया में इकलौता इतिहास ही ऐसा विषय हो जाता है जिसमें हमें बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तुम ही बताओ, क्या इतिहास के अलावा कोई दूसरा किताब है जिसमें तुम्हें बीती हुई घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आप कहिएगा हाँ सर, मैंने एक किताब देखा है, उसका नाम है राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान, इसमें भी तो सर बीता हुआ घटना हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इस किताब में हालांकि हमें राजनीति के बारे में रहता है, लेकिन फिर भी तो इसमें बीता हुआ ही तो घटना आपको रहता है। जैसे हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, क्या शासन प्रणाली था। तो बच्चों देखो, राजनीति विज्ञान भी जो है इतिहास से ही टूट करके बना है। ठीक है, राजनीति विज्ञान भी इतिहास से ही टूट करके बना है। इसलिए देखिएगा बहुत सारा पॉइंट जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट को हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। समझ गए ना, जो आंदोलन हम इतिहास में पढ़ते हैं वो आंदोलन हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर हमें इकलौता इतिहास ही विषय हमें दिखाई पड़ता है जिसमें हमें बीती हुई घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब बच्चों हम लोग इस बीती हुई घटना से क्या प्राप्त करते हैं, तो बच्चों बीती हुई घटना से हम लोग सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सीखते हैं और सीख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जैसे हम बीती हुई घटना का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है बच्चों, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर दिया उस गलती को हम ना करें। ठीक है, हमारे पूर्वज जो गलती करके खत्म हो गए वो गलती हम ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इतिहास को पढ़ते हैं। और इतिहास पढ़ करके हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जिससे पूरा का पूरा मानव जाति क्या कर सके बच्चों, पूरा का पूरा मानव जाति विकास कर सके। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप बच्चों कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, एक लड़का था आपकी तरह पूरे नटखट सा, हमेशा झूठ बोलता था। ठीक है, और इनके पिता, ये जो लड़का है बच्चों, इनके पिता लकड़हारा थे।
ठीक है। तो ये लड़का जब भी अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था, तो जब इनके पिता लकड़ी काटते थे तो ये लड़का शोर मचाता था, भागो भागो भागो, शेर आया शेर आया शेर आया। तो इनके पिता तथा पिता के साथी दौड़ करके आया करते थे, बताओ बेटा बताओ बताओ, कहाँ शेर है कहाँ शेर है। तो ये लड़का कहता था, पापा मैंने तो झूठ कहा, मैंने तो ठग लिया। ठीक है। फिर इनके पिता को गुस्सा आता है और ये लड़का ऐसा क्रिया कम से कम 5-6 बार किया। कितने बार किया? 5-6 बार किया। और जब 5-6 बार किया तो 5-6 बार करने से जब भी इनके पिता इस लड़का को बचाने आते थे, ये लड़का हमेशा क्या कहता था, पिताजी मैंने झूठ कहा, शेर नहीं आया, मैंने झूठ कहा, मैंने आपको ठगा। लेकिन एक बार क्या होता है बच्चों, एक बार जंगल में सच में शेर आ जाता है। जंगल में क्या आ जाता है? सच में शेर आ जाता है और ये शेर इस लड़का को खाने के लिए झपट्टा मारना शुरू कर देता है। तो ये लड़का अब फिर से चिल्लाता है, पिताजी पिताजी बचाइए बचाइए, शेर आया शेर आया शेर आया। ठीक है। तो जब इनके पिता के पास आवाज़ जाता है तो पिता को क्या लगता है, ओह मेरा बेटा तो झूठ ही बोलता होगा, आज फिर से शरारत करना शुरू कर दिया, फिर आज ठगने का काम करता है। तो इस लड़का को बचाने इसका पिता आया? नहीं आया। पिता के दोस्त आए? नहीं आए। और अंत में क्या हुआ? अंत में ये शेर ने इस लड़का को खा गया। तो बच्चों जब इसका खबर पूरे गांव में फैला तो गांव का जितना भी बच्चा था इसका साथी, उन्होंने अपने कान पर हाथ पकड़ा, बाबा रे बाबा मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं भी झूठ बोलूँगा तो मेरा भी हश्र इस लड़के के तरह होगा। तो पूरे गांव में जितना भी लड़का था उन्होंने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि वो लड़का विकास करना चाहता था। वो लड़का जानता है कि अगर मैं भी झूठ बोलूँगा तो मेरा भी हश्र इसी लड़का के जैसा होगा, इसलिए वह लड़का अपने व्यवहार में परिवर्तन करके सच बोलना शुरू कर दिया। किसके कारण बच्चों? इतिहास के कारण। क्योंकि गांव वाला सीखा, बीता हुआ घटना से सीखा। देखो तुम अगर झूठ बोलोगे उसी लड़का के जैसा तुमको शेर खा जाएगा। अगर ये घटना ना घटता तो पूरे गांव को सीख मिलता? नहीं मिलता। उसी प्रकार बच्चों हमारे देश में न जाने कितना कुप्रथा था, न जाने कितना कुरीति था, और इसी कुरीति के कारण आप देखिएगा हमारा हिंदू धर्म कई भागों में टूटा। ठीक है। पहले पूरे देश में भारत में मात्र एक ही धर्म हुआ करता था जिसका नाम था ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ठीक है। और इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सनातन धर्म हम कहते हैं और इसी सनातन धर्म को हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन इस हिंदू धर्म में इतना आडंबर था, इतना कुरीति था कि इसी कुरीति के कारण हमारा धर्म टूटा। ठीक है। यानी हिंदू धर्म से सबसे पहले कौन सा धर्म आपको टूटा? तो जैन और बौद्ध धर्म बना। तो जैन धर्म का बच्चों आपने नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म का आपने नाम सुना होगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस धर्म से टूट करके बच्चों बने? तो हिंदू धर्म से टूट के बने। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से क्यों टूटे? क्योंकि बच्चों हिंदू धर्म का जो आधार था, ये आधार था असमानता। ठीक है। क्या था? असमानता। ठीक। यानी असमानता का मतलब है कि इस हिंदू धर्म में कोई भी आदमी एक समान नहीं है। ब्राह्मण का स्थान उच्च है, शूद्र का स्थान नीच है। ठीक। यानी शूद्र को देख करके ब्राह्मण अपवित्र हो जाते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं। शूद्रों को देखने मात्र से ब्राह्मण खुद को अपवित्र समझते हैं। तो इसी भेदभाव ने क्या किया? एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे हम जैन धर्म कहते हैं, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म से कौन धर्म आपको बना? जैन बना, बौद्ध बना। और आप आज भी देखिएगा जैन और बौद्ध धर्म का आधार क्या है? तो बच्चों समानता। ठीक है। इसमें आप किसी भी प्रकार का जातिवादी नहीं देखिएगा, धर्म में भेदभाव नहीं देखिएगा, इसमें एक समान आप देखिएगा। ठीक। लेकिन फिर भी क्या हुआ? जैन टूट गया, बौद्ध धर्म बन गया, फिर भी देखो हिंदू धर्म में यह आडंबर दूर नहीं हुआ। तो क्या हुआ? धीरे धीरे फिर जैन और बौद्ध के बाद हिंदू धर्म से कौन धर्म बना? सिख धर्म बना। कौन सा धर्म बना? सिख धर्म। सिख धर्म भी बच्चों हिंदू धर्म से टूट करके बना है। आगे कबीरपंथी बना, यह भी हिंदू धर्म से टूट करके बना है। आगे लिंगायत बना, लिंगायत भी बच्चों ठीक है हिंदू धर्म से ही टूट करके आपको बना। तो आज तुम बताओ कि अगर ठीक है अगर यह भेदभाव जाति प्रथा ठीक है असमानता खत्म नहीं किया जाता तो हिंदू धर्म भी आगे तो बच्चों टूटते आपको चला जाता।
तो इस प्रकार आज देखिए वर्तमान में क्या हमारे देश में जाति प्रथा जितना पहले हावी था आज उतना हावी है, आज उतना हावी नहीं है। क्या आज छुआछूत है बच्चों? आज छुआछूत नहीं है जितना पहले हावी आपको होता था। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, तो बच्चों पुरानी घटनाओं से सीखते हैं और सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम बच्चों विकास कर सके। इसलिए बच्चों देखिएगा जब आप छोटे होंगे, नन्हे मुन्ने से होंगे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, तो आप जिद करते होंगे दादी माँ दादाजी एक कहानी सुनाइए ना प्लीज। तो दादा दादी भी देखिएगा आपको जो बच्चों कहानी सुनाया करती होंगे वह कहानी भी देखिएगा बच्चों इतिहास से जुड़ा रहता होगा। जैसे आपके दादी कहानी सुनाती थी कि देखो एक जंगल में तुम्हारी तरह नटखट लड़का था, अपने पिता के साथ जब भी लकड़ी काटने के लिए जाता था हमेशा झूठ बोलता था, शेर आया। जब पिता बचाने के लिए आते थे तो वह लड़का बोलता था पिताजी मैंने तो झूठ कहा, एक दिन हकीकत में शेर आता है और शेर उस लड़के को खा जाता है। तो इस प्रकार दादा दादी जो बच्चे को कहानी सुनाए तो बच्चा भी सीख, अरे बाबा झूठ मत बोलना है। तो इस प्रकार दादी के भी कहानी में इतिहास बच्चों छुपा हुआ होता था, दादा के भी कहानी में इतिहास छुपा हुआ होता था। आज भी आप छोटे बच्चे का कहानी देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं इतिहास बच्चों छिपा रहता है और उनसे हम लोग सीखते हैं और सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं ताकि मानव क्या कर सके बच्चों, ताकि मानव विकास कर सके। ठीक है, चलो तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी कारण से हमें इतिहास लेना चाहिए और हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। आज बच्चों देखो इस दुनिया में जितना भी व्यक्ति है, अगर हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है, विकास करना चाहता है तो उन्हें अपने इतिहास से अवगत होना पड़ेगा। किससे अवगत होना पड़ेगा बच्चों? इतिहास से अवगत होना पड़ेगा। क्योंकि देखो आपने सुना होगा बच्चों, ठीक है, लोग कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, अमीर क्यों ना हो जाए, आवश्यकता जरूरी नहीं है कि कोई भी अमीर व्यक्ति अगर कोई धनी है वो फिर भी विकास करे। नहीं बच्चों, ऐसा आपका नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते ही होंगे। सुशांत सिंह राजपूत हीरो होने के बावजूद उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या कर लिया? ठीक है बच्चों, तो इससे हमें एक सीख मिलता है, ठीक है बच्चों, कि हम क्या करें, हम अपनी पुरानी गलती से सीखें और जीवन में परिवर्तन लाए, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, विकास। ठीक, तो बच्चों हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो देखो चूंकि इतिहास ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें बीती हुई बातों अर्थात अतीत की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए उन बातों को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, तो बच्चों इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ने से हमें पूर्व की घटनाओं से सीख मिलती है और उन गलतियों को हम नहीं दोहराते हैं जिन गलतियों को हमारे आने से पहले लोग किया करते थे। ठीक है, यानी जो गलती हमारे पूर्वज कर चुके हैं वो गलती अब हम ना करें, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, तो बच्चों इतिहास पढ़ते हैं। अगर आप एक बेहतर और एग्जाम्पल आप समझना चाहेंगे तो बच्चों आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त भी बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त ने एक नया का धंधा स्टार्ट किया और वो धंधा है चोरी का। कौन सा धंधा है? चोरी का। ठीक है, अब आपका दोस्त क्या करता है, डेली चोरी करता है, कुछ ना कुछ पैसा कमाता है और वह इतना पैसा कमाने लग गया इस चोरी से, अब आपका दोस्त मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल के बाद कार खरीदा और अपना ज़िंदगी अय्यासी से जी रहा है, बड़े ठाठ से जी रहा है। अब अपने दोस्त को देख करके जलन फील करते हैं और जलन फील करते हुए अब तुम भी कहता रुको, अब हम भी दोस्त के तरह चोरी करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने यह तय किया चोरी करने का कि भैया इस रात हम चोरी करेंगे, आपको पता चलता है कि उसी के दिन में आपका दोस्त चोरी करते हुए पकड़ा गया और लोगों ने इतना मारा कि ये बेचारा मरिए गया, आपका दोस्त मरिए गया। तो तुम बताओ अब तुम चोरी करोगे? नहीं, तुमने अपने दोस्त के इतिहास से सीखा, उनके घटना से सीखा। चोरी जब तक कर रहा है, जब तक ना पकड़ाए तब तो ठीक है, अगर जिस दिन पकड़ा गया उस दिन मृत्यु निश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित है। इसलिए आप जो रात में चोरी करने वाले थे आपने चोरी नहीं किया क्योंकि आपको पता चल गया। बच गए तो ठीक है, पकड़ा गए तो जान गया।
तो आपने क्या किया, आपने पुरानी घटनाओं से सीख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाया। किसके कारण बच्चों, इतिहास के कारण। तो इस प्रकार इतिहास वह विषय होता है जो हमें विकास करने में मदद करता है। किसमें, तो बच्चों विकास करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब अगला जो बच्चों पॉइंट आपका हो जाता है, अगला पॉइंट है इतिहास की परिभाषा। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो इतिहास का अर्थ होता है कि जिसमें केवल और केवल बीती हुई घटना की जानकारी मिले उसे हम इतिहास कहेंगे। लेकिन अगर जब परिभाषा का बात आ जाता है तो परिभाषा के संदर्भ में भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इतिहास का परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दिया, अलग अलग ये प्रकार से आपको दिया। तो उन्हीं में से एक हम इतिहासकार को पकड़ेंगे जिनका क्या नाम होता है बच्चों, जिनका नाम होता है E.H. कार। ई का मतलब एडवर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो E.H. कार के अनुसार इतिहास के तहत किसी कालखंड में, कालखंड का मतलब होता है बच्चों समय चक्र में। ठीक है, जैसे बच्चों यानी समय खंड में, जैसे काल चक्र का मतलब होता है जैसे ये बच्चों तुम हो गए। ठीक, तो तुम्हारा भी तो कोई काल होगा ना, तो तुम्हारा काल क्या हो गया, 2008 में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा वर्तमान क्या रहा 2024। तो तुम्हारा इतिहास क्या बनेगा 2008 से लेकर के 2024। बच्चों कितना साल हो गया, तो बच्चों आपका हो गया मोटा मोटी कितना 16 साल आपका हो गया। ठीक है, कितना साल हो गया बच्चों 16 साल। तो आपका इतिहास इसी 16 साल का आपको बनेगा। ठीक, जैसे कोई बच्चों अगर हम बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है अगर हम इसका इतिहास लिखेंगे तो इसका इतिहास हम कैसे लिख पाएंगे, इसका हमारे पास क्या होना चाहिए, कालखंड होना चाहिए। कालखंड मतलब एक इसका जन्म और दूसरा या तो इसका मृत्यु होगा या तो इसका वर्तमान होगा। अगर मरा नहीं होगा तो बेचारा वर्तमान में तो होगा ही ना। तो इसके बीच में जो घटना घटित होगा उसी को हम इस इतिहास के तहत आपको लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए कोई भी साम्राज्य होता है जैसे मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास कैसे बनेगा, मौर्य साम्राज्य का उदय से लेकर के मौर्य साम्राज्य का पतन का। मुगल साम्राज्य का इतिहास बच्चों कैसे बनेगा, मुगल साम्राज्य का उदय से लेकर के मुगल साम्राज्य का अंत तक का आपको बनेगा। यानी कि दो निश्चित समय अवधि तो हमको चाहिए, एक उदय का चाहिए, दूसरा अंत का चाहिए। बच्चों मेरा इतिहास कैसे बनेगा, मेरा जन्म से लेकर के वर्तमान तक, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने तक, पूरा का पूरा 2 तिथि के बीच में जो मेरा अवधि होगा उतना ही मेरा इतिहास आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो E.H. कार के अनुसार इतिहास के तहत किसी कालखंड में मानव के समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चों ये आपका इतिहास हो गया और इतिहास के तत्व मूल रूप से हम लोग 4 ही पॉइंटों का अध्ययन करते हैं। या तो हम उस क्षेत्र के समाज के बारे में अध्ययन करेंगे, उस लड़का के समाज के बारे में। जैसे ये बच्चों अगर लड़का है तो लड़का का, हम इस लड़का का अगर इतिहास बनाएंगे तो मुख्य रूप से 4 पॉइंट आपको बनेगा। पहला पॉइंट सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में ये लड़का अपना मनोरंजन कैसे किया करता था, ये लड़का ठीक है मनोरंजन कैसे किया करता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, क्या ये लड़का वर्ण व्यवस्था में क्या इसका समाज वर्ण में विभक्त था, इसका क्या जाति था, तो इसका सामाजिक पहलू एक तो हो गया नंबर 1। दूसरा हो गया सांस्कृतिक पहलू, सांस्कृतिक में क्या क्या आ गया बच्चों, रीति आ गया, रिवाज आ गया, क्या रीति है क्या रिवाज है, ठीक है, रीति हो गया, रिवाज हो गया, पर्व हो गया, ठीक है, ये आपका संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि उस समय में या उस समय का व्यापार कैसा था, आर्थिक गतिविधि क्या था, कृषि कितना उन्नत था, व्यापार कितना उन्नत था, क्या व्यापार में मुद्रा का प्रचलन था कि नहीं था। तो इस प्रकार पूरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। राजनीति में हम लोग पढ़ेंगे क्या उस समय राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था। राजतंत्र में सर्वोपरि राजा होता है, ठीक है, और प्रजातंत्र में सर्वोपरि जनता होता है। जैसे मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य में बच्चों राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था, राजतंत्र था क्योंकि वहाँ राजा होता था। लेकिन वर्तमान में हमारे समाज का स्वरूप कैसा है, प्रजातंत्र है, वर्तमान में तो कोई राजा तो होता नहीं है। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में हम लोग मूल रूप से 4 पॉइंट को पढ़ते हैं, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन। तो इसी प्रकार जब आप कोई भी साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, जैसे हड़प्पा, जैसे मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की विवेचना करें। आपको सीधे बोल देगा
सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में बताएं। मौर्यकालीन उसके बाद और अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य का, तो मौर्यकालीन प्रशासनिक जानकारी दे जो कि राजनीतिक से आपको जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इतिहास का बच्चों क्या हो जाता है, ये इतिहास का आपका परिभाषा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग जो बच्चों देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे तिथि या डेट की खोज। क्या देखेंगे, तिथि या डेट की खोज। अब बच्चों देखो, पहले के समय में क्या था कि तिथि का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब जब तिथि का खोज नहीं हुआ था तो किसी भी घटना को क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा जाता था। अरे बच्चों, हम लोग क्रमबद्ध कैसे लिखेंगे जब हमारे पास तिथि होगा। बच्चों हम कहेंगे चलो तुम बताओ कि तुम बड़ा है कि हम बड़ा है। आप कहिएगा कि सर आप बड़े हैं, तो हम कहेंगे नहीं तुम बड़ा हो। फिर तुम हमसे पूछोगे अच्छा सर बताइए आपका जन्म किस वर्ष हुआ, तो आप वर्ष के तुम कहोगे देखिए सर मेरा जन्म हुआ है 2005 में और आपका जन्म हुआ है 1990 में। तो इस प्रकार आप हमसे बड़े हुए। लेकिन तुम बताओ कि अगर जब हमारे पास समय ही नहीं होगा, जब हमारे पास समय ही नहीं होगा, हमें समय की जानकारी ही नहीं होगा, तो किसी भी घटना को क्या हम क्रमबद्ध कर पाएंगे। बच्चों हम लोग क्रमबद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा हमारे प्यारे देश भारत में पहले भारत में समय का खोज नहीं हुआ था। तो इसलिए भारत में जो भी आपको इतिहासकार हुए, भारत के जो भी इतिहासकार हुए, उन्होंने मूल कहानी को ही लिखा और उस कहानी को, उस घटना को तिथिबद्ध नहीं किया। जैसे देखो हमारे देश में, ठीक है, रामायण, आप सभी बच्चे ने रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। रामायण में भगवान श्री राम है। ठीक है, तो रामायण में भगवान श्री राम है, तो तुम बच्चों हमको बता सकते हो कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था? नहीं, क्योंकि इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले ने भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ ये लिखा ही नहीं। रामायण घटना कब घटित हुआ यह लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उस समय बच्चों हमारे पास समय की जानकारी नहीं था। इस प्रकार महाभारत निश्चित रूप से हुआ, लेकिन इस महाभारत में अर्जुन का जन्म कब हुआ, अभिमन्यु का जन्म कब हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण का कब जन्म हुआ, किसी को पता है? नहीं पता है, क्योंकि इतिहासकार ने, ठीक है, तिथि को महत्व दिया ही नहीं। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिथि के संदर्भ में एक तो जानकारी प्राप्त भी नहीं था, दूसरा भारतीय इतिहासकार तिथि को लेकर के उतना जागरूक भी नहीं थे। ठीक है, यानी इच्छुक भी नहीं थे। ठीक, तो इस प्रकार हमारे देश में जो घटना घटित हुआ, जैसे रामायण भी लिखा गया, महाभारत भी लिखा गया, विष्णु पुराण भी लिखा गया। अब समस्या बच्चों ये फंस गया, क्योंकि कोई भी तिथि में लिखा नहीं गया है, तो अब ये समस्या बन गया ना कि पुराना कौन है, रामायण पुराना है कि महाभारत, कौन सा घटना पहले हुआ, महाभारत पहले हुआ कि रामायण पहले हुआ। तो बच्चों इस पर काफ़ी ज़्यादा शोध किया गया, और शोध करने के बाद अंत में जाकर के हमें पता चला अच्छा पहले रामायण हुआ, उसके बाद महाभारत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार पहले क्या था कि भारत में तिथि, भारत में इतिहासकार इतिहास लिखते थे, लेकिन क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखते थे। क्रमबद्ध रूप में क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि भारतीय इतिहास के पास समय का जानकारी ही नहीं था। ठीक है, तो बच्चों क्रमबद्ध सबसे पहले कौन लिखा? तो क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय जाता है यूनानियों को जाता है। किसको जाता है बच्चों? यूनानियों को। यूनानी ही पहले इतिहासकार हुए जिन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध रूप में लिखा। किस रूप में लिखा? क्रमबद्ध रूप में। तो आप कहिएगा कि सर जब उस समय समय का खोज ही नहीं हुआ था तो इतिहासकारों ने इतिहास को क्रमबद्ध कैसे लिखा? तो उसके लिए बच्चों समय का खोज किया गया। और ये समय का खोज कैसे हुआ? तो देखो यूनानी इतिहासकार ने यह माना कि देखो जो ईसा मसीह है, हम लोग क्या करेंगे, ईसा मसीह को आप सभी को जानते होंगे, जो ईसाई धर्म के बच्चों संस्थापक हैं। ठीक है, तो यूनानियों ने कहा कि देखो हम ईसा मसीह को जन्म समय का आधार मानेंगे। क्या मानेंगे? ईसा मसीह को समय को आधार मानेंगे। इस प्रकार जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय को जीरो कर दिया गया। ठीक है, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ वह समय क्या हो गया? वह समय बच्चों जीरो हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों दो घटना घटेगा, एक ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, दूसरा ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। तो बच्चों ईसा मसीह के बाद जो घटना घटित हुआ, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की
घटना। ठीक है बच्चों, तो जो घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद घटी उसको कहाँ रखा गया? ईसवी में रखा गया। कहाँ रखा गया? ईसवी में। जैसे बच्चों देखो, अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद 100 साल हो गया तो ये 100 क्या कहलाया? 100 ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष बाद क्या कहलाया? 1000 ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद क्या कहलाया? 2000 ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद क्या कहलाया? 2024। ठीक, तो बच्चों आज मैं आपसे अगर मैं प्रश्न करूंगा कि बताओ बच्चों आज कौन सा वर्ष आपको चल रहा है, आप लोग क्या कहते हैं कि सर जी 2024 वर्ष चल रहा है। तो बच्चों ये 2024 क्या है? क्या 2024 साल पहले हमारा पृथ्वी बना था? नहीं ना। क्या 2024 वर्ष पहले इस मानव जाति का उत्पत्ति हुआ था? नहीं बच्चों। तो ये 2024 क्या है? तो 2024 का मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो 2024 वर्ष पहले हुआ। यानी अगर ईसा मसीह बच्चों आज जिंदा होते तो ईसा मसीह कितने वर्ष के होते? 2024 वर्ष के होते। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो तुम क्या कहते हो? सर जी मेरा जन्म हुआ 2005 में। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों आप ईसा मसीह से कितना छोटा है? आप ईसा मसीह से 2005 वर्ष छोटा है। ईसा मसीह आपसे कितने बड़े? 2005 वर्ष बड़े। आप कहते हैं कि मेरा जन्म 2005 में हुआ, तो 2005 का ये मतलब नहीं हो जाता है कि 2005 वर्ष पहले पूरे मानव जाति का उदय हुआ अथवा पृथ्वी बना। इसका ये मतलब होता है कि 2005 वर्ष पहले, यानी आप ईसा मसीह से 2005 वर्ष छोटे हैं। समझ गए? आज अगर हम कहते हैं 2024 वर्ष चल रहा है, इसका मतलब आज ईसा मसीह जिंदा होते तो 2024 साल के होते। ठीक, तो इसी प्रकार यह समय तो चलता रहेगा और ईसवी बढ़ती, आपको ईसवी बढ़ते रहेगा। क्या होते रहेगा बच्चों? बढ़ते रहेगा। ठीक है, दूसरा घटना तो बच्चों ये भी ना हुआ होगा ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। चूंकि ईसा मसीह के भी तो पिताजी होंगे, चूंकि पहले बाप का जन्म होगा तो ईसा मसीह के पिताजी का जन्म ईसा मसीह से तो पहले होगा, उनके दादाजी के जन्म उनसे भी पहले होगा। तो बच्चों ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना घट गया उसको हम ईसा पूर्व में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ईसा पूर्व क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को क्या कहा गया बच्चों? ईसा पूर्व कहा गया। क्या कहा गया? ईसा पूर्व। यानी अब देखो ईसा मसीह के जन्म के 30 साल पहले इनके पिता का जन्म हुआ, तो 30 क्या होगा? ईसा पूर्व। 30 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 30 साल पहले। इसी प्रकार अगर हम 100 ईसा पूर्व कहेंगे यानी ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले। ठीक, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ईसा पूर्व कहते हैं। और ये जो ईसा पूर्व किधर बढ़ता है? तो ईसवी की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ेगा? ईसवी की ओर। जैसे मान लो ईसा मसीह के पिता का जन्म 30 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, और इनका मृत्यु क्या होता है? 50 वर्ष में हो जाता है। तो बताओ ईसा मसीह के पिता का मृत्यु किस ईस्वी में हुआ होगा? उत्तर क्या होगा? 20 ईस्वी में हुआ होगा। कैसे? देखो 30 ईसा पूर्व में ईसा मसीह के पिता का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह के पिता किसकी ओर चलेंगे? अपने बेटा की ओर चलेंगे। तो बेटा की ओर जब गए, जन्म जब हुआ तो समय 0 हो गया, तो ईसा मसीह के पिता हो गए 30 साल के। लेकिन ईसा मसीह का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के बाद तो ईसा पूर्व कन्वर्ट होकर के ईस्वी में आ गया, और जैसे ही 20 ईस्वी हुआ तो 20 ईस्वी और 30 ईसा पूर्व, 20-30 कितना हो गया? 50। यानी 20 ईस्वी में क्या हुआ होगा? तो ईसा मसीह के पिता का मृत्यु हुआ होगा। इस प्रकार ईसा पूर्व घटता है और ईस्वी बढ़ता है। समझ गए बच्चों? तो आपके पूरे 4 साल में ईस्वी ईसा पूर्व आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में शॉर्ट कोट में हम लोग बीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसी। जबकि ईस्वी को शॉर्ट कोट में हम लोग एडी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एडी कहते हैं। समझ गए? चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह कौन थे बच्चों? ईसाई धर्म के संस्थापक थे। इनके जन्म के पहले किस घटना को किस डेट या तिथि में लिखा जाए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं था, यानी समय का खोज नहीं हुआ था।
लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद इन्हीं के जन्म को आधार बना करके, ठीक है बच्चों, ईसा मसीह के ही जन्म को आधार बना करके डेट लिखने का तरीका खोजा गया, यानी तिथि लिखने का तरीका खोजा गया। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को क्या कहा गया? ईसा पूर्व, अंग्रेजी में शॉर्टकट में बीसी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं घटी उसे ईसा पूर्व कहा गया, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं घटी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ईसवी। उसे हम क्या कहेंगे? ईसवी। तो इस प्रकार बच्चों ईसवी और ईसा पूर्व में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं आपको होगा। अब देखो, जब आप किताब पढ़िएगा, जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़िएगा, कौन सी सभ्यता बच्चों? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आप लोग पढ़िएगा सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में मेसोपोटामिया पढ़िएगा तो आपके किताब में लिखा होगा मेसोपोटामिया सभ्यता का काल था 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपके किताब में लिखा होगा। तो आपको वर्ष में कन्वर्ट करिएगा तो यह वर्ष में कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि देखो ईसा पूर्व लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले, ठीक, और ईसा अभी कौन सा समय चल रहा है? 2024। तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, तो 24 को हटा दो, 2000 मोटा मोटी रखते हैं, 2000 इधर, यानी 2000 ईस्वी वाला आज का और 2000 ईसा पूर्व वाला, तो कितना हो गया बच्चों? 4000। तो 2000 ईसा पूर्व का कितना वर्ष आपको निकला? 4000 बच्चों वर्ष निकला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया 4000 वर्ष पुराना है। तो इस प्रकार ईसा पूर्व में आप किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होगा, इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको ईसवी और ईसा पूर्व में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी तो लाइव क्लास में नहीं ले रहा हूं, लेकिन बाद में आप सभी बच्चों को मैं लाइव क्लास लूंगा, जिससे आप डाउट होगा उसी टाइम चैट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। अभी लाइव क्लास में इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत अभी लाइव में कम ही बच्चे आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही मैं अपलोड करता हूं। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का दोष। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, पूरे इतिहास लिखना, इस पृथ्वी पर सबसे पहले इतिहास कौन लिखा? बच्चों भारतीयों ने लिखा। क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ग्रंथ भारतीयों का ही है। अरे भैया मेरे, वेद में भी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, तो ऋग्वेद का लिखने वाला भी क्या होगा? इतिहासकार ही होगा। लेकिन बताओ, क्या वेद इतना पुराना होते हुए भी भारतीयों को इतिहास का जनक कहा गया? नहीं। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि भारतीय कभी भी क्रमबद्ध में नहीं लिखते थे। ठीक है, क्रमबद्ध क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि भारतीयों को तिथि का खोज ही नहीं था, पता, तिथि के बारे में पता ही आपको नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। तो तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करके सबसे पहले कौन लिखा? तो बच्चों यूनानियों ने लिखा। ठीक है, तो देखो, यूनानी ने लिखा, इसलिए एक यूनानी क्या कहलाया? इतिहास के जनक कहलाया, जिनका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इतिहास का पिता किसे किसे कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। पिता कहिए, जनक कहिए, फादर कहिए, बात बराबर हो जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप में दर्ज किया। बच्चों किस रूप में दर्ज किया? व्यवस्थित, यानी क्रमबद्ध रूप में। तो व्यवस्थित कैसे होगा? जब हमारे पास तिथि का ज्ञान हो। ठीक है, तो इसी ज्ञान के कारण हेरोडोटस इतिहास का जनक बन गए और भारतीय जनक नहीं बन पाए, क्योंकि इनमें दोष था। इनको समय की जानकारी नहीं था, खोज के ये तिथि के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं था, इसलिए ये अपने इतिहास को, ठीक है बच्चों, व्यवस्थित रूप में नहीं लिख पाए। इसलिए इतिहास का जनक कौन हो जाते हैं? हेरोडोटस। तो बच्चों यहाँ तक समझने में अगर किसी भी प्रकार का अब कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने तो सोचा था कि आपका जो बेसिक क्लास में आज ही मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन आज ही आपका बड़ा क्लास हो गया, क्योंकि पिछले वाले पॉइंट में कुछ ज़्यादा मैंने समझा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को इतिहास के विभाजन के बारे में बता दूंगा। ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपका हो जाता है, तो नेक्स्ट क्लास आप अवश्य रूप से करिएगा। इससे आपको पता चलेगा प्राक इतिहास क्या होता है, आर्ध इतिहास क्या होता है, ऐतिहासिक इतिहास क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार हिस्ट्री को प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटा गया। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।